नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, देश के खिलाफ बातें लिखना, सोशल मीडिया पर बोलना अब ऐसा लगता है कि भारी पड़ने वाला है। ये अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर अली, जिन्होंने कितना कुछ लिखा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनको सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खासी लताड़ पड़ गई है। अंतरिम जमानत मिली, लेकिन शर्तों के साथ। अंजू जी, ऐसा है कि बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने किया कि उसको लताड़ा भी, और इस तरह का लिखना देश की आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ या देश की सुरक्षा के खिलाफ इतना आसानी से आप फिर बच नहीं पाओगे। तो ये अच्छा है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई गई और उसमें आईपीएस अधिकारी भी रखे, ताकि पूरा उसका जो हरकत थी उसका पूरा ब्यौरा अदालत के सामने रखा जाए इन्वेस्टिगेट करके। लेकिन मैं थोड़ा इसमें एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। बहुत सारे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह देती है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? जस्ट बिकॉज इसके लिए जो प्रोफेसर है ये अशोका यूनिवर्सिटी का, इसके लिए कपिल सिब्बल जैसा नामी गिरामी लायर को आप कर लेते हो और सुप्रीम कोर्ट एकदम पिटीशन को एक्सेप्ट करके डेट दे देती है। मेरे जैसे आप जैसे आदमी को 6-6 महीने नंबर नहीं आता है। ये दोहरा मापदंड क्यों है? मैं ऑनरेबल कोर्ट से पूछना चाहता हूँ। हमें ऑनरेबल कोर्ट का बहुत इज्जत है हमारे मन में, और हम सुप्रीम कोर्ट तो हमारी अल्टीमेट कोर्ट है। हम न्यायालय की पूरी इज्जत करते हैं। सारी उम्र मैंने एज ए पुलिस ऑफिसर जिंदगी की। अल्टीमेटली जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता हम अदालत में जाते हैं, इवन इवन इन आवर ओन लाइफ। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? आप जब कोई गरीब आदमी जो कपिल सिब्बल जैसे वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आता है तो आप कहते हैं हाई कोर्ट जाइए पहले। हाई कोर्ट आपको जो भी रिलीफ देगी उसके बाद आप हमारे पास आइए। इसकी पिटीशन डायरेक्टली क्यों ले लेते और आप एक दिन में उसकी सुनवाई कर देते? इतना ये देश की जनता देखती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है कि ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं है। मैं क्या काम कर रहा हूँ वो मुझे लोग ऑब्जर्व करते हैं जब मैं पब्लिक डोमेन में होता हूँ। एज डीजीपी अगर मैं तो पब्लिक वॉच करती है कि मेरा कैसा एक तरफ रवैया, कैसा दूसरा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम सबकी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत। और अल्टीमेट इंसाफ उन्हीं से आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी मैं तारीफ करूंगा जजमेंट की। जज साहब ने जो भी जजमेंट दी है बहुत अच्छी है, और इसमें जो कमेटी बनाई है ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, फेयर हो, कोई विंडिक्टिवनेस ना हो, और वो अदालत के सामने फैक्ट्स रखे ताकि फाइनल डिसीजन उसमें जो भी होना है वो हो, जो भी अदालत के सामने, वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इस बात का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान ले कि देश के लोग सब देखते। सर, ऐसे में तो फिर ये भी लग रहा है कि जितने भी 18-20 लोग पकड़े गए हैं पिछले 2 हफ्ते के दौरान जासूसी के आरोप में भी, वो भी बड़े महंगे महंगे वकील हायर कर सकते हैं। तो फिर तो उनके भी बचने के रास्ते बड़े आसान होंगे अगर वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ वकील जो है वो सीजीआई के सामने केस मेंशन करते हैं और केस लिस्टिंग में आ जाता है। फिर तो राहें उनकी भी आसान दिखती हैं। अंजू जी, ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली एक इकोसिस्टम है देश में। कुछ लोगों को एक प्रिविलेज है कि वो उनके लिए बहुत सारी तंजीमें हैं जो खड़ी हो जाती। वो एक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चलती है जिसमें करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं, और वो इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जो पर्टिकुलर एक सेक्शन है, जो लोग उसके अक्यूज्ड होते हैं, उनके लिए महंगे महंगे वकील, और एक वकील नहीं, कपिल सिब्बल जैसे वकील या मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े किए जाते हैं, और एक एक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5, और अदालत पर प्रेशर लाया जाता है।
वेयर एज बहुत सारे लोग हैं जो एक आम वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उनको डेट नहीं मिलती। तो ये इस चीज को मेरा मैं एज ए सिटीजन बोल रहा हूँ, नॉट एज ए डीजीपी, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एक अगर मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं किसी केस में फंस गया हूँ, मुझे भी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मेरे साथ भी ट्रीटमेंट वैसा ही होना चाहिए। एक अमीर आदमी, बहुत पैसे वाला, जिसके पीछे पूरी तंजीम खड़ी है, जिसके पीछे पूरी एक इकोसिस्टम खड़ा है, और वो बड़े बड़े वकीलों को लेके आ जाते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं कि कल ही डेट दीजिए, तो और सुनवाई होती है। बहुत सारे इस देश में केसेस हैं जो 6-6 महीने उनका नंबर नहीं आता और दुनिया त्राई त्राई मचा रही है, उनको बेचारों को इंसाफ तो दूर, उनकी हेयरिंग ही नहीं होती है और महीनों महीनों सालों साल। मैं खुद जानता हूं बहुत सारे केसेस जहां इंसाफ लोगों को मिलना 6-6 साल 8-8 साल हो गए, उनको बेचारों को डेट ही नहीं मिलती। ये गलत बात। मैं एक एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए डीजीपी। हमने सब ने यहाँ से चले जाना है, अल्टीमेटली उस वक्त के बाद मैं यहाँ नहीं होगा, लेकिन इस देश में सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सिस्टम फेयर होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, आपके दर्शकों के थ्रू अपील करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, कि ये जो इकोसिस्टम जो एक पर्टिकुलर सेक्शन को सपोर्ट करता है, बड़े महंगे महंगे वकील लाता है, और इस पे एक हाई कोर्ट के जज साहब ने टिप्पणी की है बहुत बहुत स्ट्रांग कि इसको देखना चाहिए। उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसमें देखना चाहिए कि ये जो इकोसिस्टम है, जो इन लोगों को सपोर्ट करता है, वो गलत बात है, वो उस पे, और हर एक को इंसाफ, गरीब को भी बराबर हिसाब, बराबर एक्सेस होनी चाहिए। अगर मैं गरीब हूं, आई कांट अफोर्ड कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसा लायर, तो आई कांट गेट ए डेट फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये गलत बात है। एक फेयर सिस्टम बनाओ ना कि आपका नंबर लाइन में आइए, अनलेस आपकी जिंदगी को खतरा है। हबियस कार्पस है, ठीक है, आपको जिंदगी का खतरा है, ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट फील करती है कि आपको अगर आपका केस सुना नहीं जाए तो आपकी जिंदगी जा सकती है, वैसे केस में आप प्रायोरिटाइज करें, लेकिन बाकियों को तो सीरियल वाइज आने दीजिए, एक सिस्टम बनाइए। तो ये थोड़ा हट गया मुद्दा, लेकिन ये होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, क्योंकि देखिए ना, डॉक्टर अली ने क्या टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिला अफसरों को सामने लाकर सरकार ये दिखाना चाह रही कि सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे हमारी जो आर्मी की कर्नल है कुरैशी, उनको टारगेट किया था और ये टिप्पणी की, गिरफ्तारी हुई, एक दिन वो जेल में रहते हैं, अगले दिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, उससे अगले दिन सुनवाई हो जाती है और अंतरिम जमानत तो मिल ही गई। भले ही पासपोर्ट कहा गया कि जब्त करवाया जाए या वो टीका टिप्पणी ना करे, लेकिन राहत तो मिल गई। राहत तो मिल गई ना, बहुत सारों को वो भी नहीं मिलती। ठीक है, आपका पासपोर्ट कहा डिपॉजिट कर दीजिए ताकि आप देश के बाहर ना जाएं, और आपके लिए कमेटी बना दी, लेकिन राहत तो, इंटरिम बेल तो मिल गई, तो जो बाकियों को नहीं मिलती है। बहुत सारे हैं जो, मैं आपको आज ही, चलो आप मेरे साथ सेंट्रल जेल में दिखाता हूँ, सालों से पड़े हुए हैं, सालों से, उनको कोई नहीं पूछता, अंडर ट्रायल केसेस, उनका बेचारों का कुछ हुआ ही नहीं और सालों साल जेल में सड़ रहे होते हैं। तो ये जस्टिस सिस्टम को देखना चाहिए, मेरी सबसे अपील है। मैं कहता हूँ किसी की भी गलती है, इसको सुधारना चाहिए हमें, देश के लिए बहुत जरूरी है ये, ताकि लोगों का विश्वास न्यायालय पर बढ़े, लोगों का विश्वास सिस्टम पर बढ़े। हम एज ए, मैं डीजीपी प्रिजन भी रहा हूँ, मैंने प्रिजन में बहुत सारे लोग देखे, ऐसे बेचारे सड़ रहे हैं सालों साल, उनको, उनकी सुनवाई नहीं होती है, अंडर ट्रायल केसेस में 10 साल से पड़ा हुआ। तो ये आई हैव रिमेन्ड पुलिस डीजी पुलिस आल्सो, डीजी प्रिजन्स आल्सो। तो ये बहुत इनजस्टिस होता है गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिनके बड़े बड़े वकील हैं वो कुछ भी करते हैं। और ये प्रोफेसर अली जो है, इसके पीछे आप देखिए, कपिल सिब्बल तो
I think he is the most expensive lawyer. Who is paying for it? Simple question, who is paying for it? I can't afford it. तो ये इसके पीछे इकोसिस्टम है, उसको ऑनरेबल कोर्ट को देखना चाहिए और आउट ऑफ द वे इनको कैसे इंटरिम बेल मिल जाती है, आउट ऑफ द वे एक दिन में, और वो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। क्यों वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? इतना इतना बड़ा आदमी है, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा, वो क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता? आप मुझे सिंपल सा एज ए सिटीजन मेरा हक है पूछना कि वो क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता? जस्ट बिकॉज ही कैन अफोर्ड with the ecosystem behind him, who can flush out money and have a lawyer like Kapil Sibal, तो उसके लिए चीफ जस्टिस साहब एक दिन में बना देते हैं रोस्टर और दूसरे दिन उसकी सुनवाई हो जाती है और इंटरिम बेल हो जाती है, और हाईएस्ट कोर्ट से फिर कोई अपील का भी स्कोप नहीं है। पुलिस और सारे डर जाएंगे क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट का फैसला आप चैलेंज तो कर नहीं सकते, उसके ऊपर कहाँ जाएंगे? तो ये बड़ी मैं समझता हूँ बहुत नाइंसाफी है, इसका ध्यान अच्छा है अगर इसमें तब्दील, इसमें थोड़ी सुधार लाया जाए। जी बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही साथ सर, ये जो ज्योति मल्होत्रा वाला मामला है, इसमें तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसकी सुनने में आ रहा है कि शादी भी हो चुकी थी, वो जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर में जो दानिश नाम का शख्स काम कर रहा था उसके साथ। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इंटरोगेशन में बता रही कि मेरे इसका शायद शादी भी हो गई थी, और एक तो ये भी आ रहा है कि शायद बच्चा भी था और वो पहली बीवी के पास है। आई डोंट नो, ये इंटरोगेशन जो कर रहे हैं वो बेहतर जानते होंगे, बट इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अगर ये है, ये बड़ा सीरियस है, आप इमेजिन करिए। और जो चैट इसकी इंटरोगेशन में उन्होंने देखी है, उसमें तो ये बात कर रही है कि पाकिस्तान की तारीफ कर रही है कि बहुत अच्छे लोग हैं और मेरी शादी वहां करवा दीजिए। इधर इधर कह रहे शादी इससे दानिश से हुई है और बच्चा भी है उससे। अब आई डोंट नो, जब सारा बाहर आएगा तो पता चलेगा, बट ये बड़ा सीरियस, बहुत लगता है कि काफी इन्वॉल्व हो गई। और पाकिस्तान के जो ये इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं वो किस तरह से अपना नेटवर्क, अपना जाल फैलाते हैं। और आप देखिए जिस तरह से ज्योति को अब पैसे का लालच, अच्छी हाई लाइफ का लालच, आपके बिजनेस क्लास ट्रैवल, मैं देख रहा था इसका वीडियो, वो जो दिखा रही थी बिजनेस क्लास ट्रैवल, फर्स्ट क्लास ट्रैवल मैंने जिंदगी में नहीं किया। इट्स वेरी एक्सपेंसिव टिकट, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही है फर्स्ट क्लास में। और क्या नाम है उसका, वो चाइना की, वो जिस तरह से ये बुलेट ट्रेन दिखा रही थी और उसके साथ बिहेव कर रही थी, मतलब क्या हाई लाइफ। अच्छा, वो जो स्विमिंग पूल का फोटो आया है, वहां 2 ग्लास पड़े हुए हैं, शायद बियर के हैं या वाइन है, आई डोंट नो, वो आई कांट मेक आउट। वो स्विमिंग पूल में इसका पोज है और 2 बियर ग्लास है, तो दूसरा प्रोबेबली उसी दानिश का ही होगा और किसका होगा, आई कैन ओनली गेस, बिकॉज़ वो दिखता नहीं है। तो इस तरह की जो इससे वीडियोस मिल रहे हैं, इसकी इंटेरोगेशन में जो बातें आ रही हैं, दुबई से पैसा ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें बहुत खुला। जिस तरह से अमृतसर का इसका पठानकोट का जो विजिट आप देखिए, पठानकोट वाज ए टारगेट। आप जानती हैं जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पठानकोट एयर बेस और पठानकोट जो ममून कैंट है वो हमले का शिकार था। अमृतसर तो था ही था, अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे तो अटैक का उन्होंने पूरा कोशिश किया, और इसीलिए जिस एयर बेस से वो फायर कर रहे थे उसको हमारे एयरफोर्स चीफ ने उड़ा दिया, उस एयर बेस को उड़ा दिया था। मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा, पाकिस्तान का एयर बेस है। और ये जो
ममून कैंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ, वहाँ कोर हेडक्वार्टर है ममून कैंट, बिकॉज मैं यहाँ डीजीपी रहा हूँ, तो उनको ममून कैंट एयर बेस, सॉरी ममून कैंट जो कोर हेडक्वार्टर है, दे लुक आफ्टर आर्मी डिप्लॉयमेंट अप टू जम्मू। जो जम्मू में डिवीजन है उनके अंडर आती है, आपको शायद इसका मालूम नहीं होगा। तो वो जम्मू तक, अखनूर मतलब जम्मू तक उनका एरिया है, तो ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये वो देखते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर। ये कठुआ, पठानकोट से लेके कठुआ, सांबा और जम्मू, यहाँ का जो, और जम्मू एयरपोर्ट भी अंडर अटैक थी, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैं खुद यहाँ था। और जो ममून कैंट है वो अंडर अटैक था, जो पठानकोट का एयर बेस था, और हमारी जो ये भी जो जम्मू वाली एयरपोर्ट है ये भी डिफेंस एयरपोर्ट है। तो ये इन पर हमला था, और ये इस कोर के हेडक्वार्टर के अंडर आते, और उसका उसके इसने वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये सारे बड़े खुलासे हैं, और मैं समझता हूँ ये सारे पूरी तरह, अब अच्छा है कि एनआईए को जोड़ लिया साथ, बिकॉज देश की सुरक्षा का मामला है। एनआईए इसमें फिर फर्दर अच्छा है इंटरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में निकालेगी, और ये सारे बातें बाहर आनी चाहिए। अगर ये सारे इसने वीडियो बनाए हैं और ये शेयर किए हैं, ये बड़े सीरियस है। यू आर गिविंग लोकेशन, यू आर गिविंग सिक्योरिटी। अच्छा, जो ये रिलीजियस प्लेसेस में भी गई है, वहाँ सारे रिलीजियस प्लेस पर फोकस नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी पर फोकस। तो ये भी बड़ा सीरियस मामला है। वाई आर यू ओनली शोइंग सिक्योरिटी? अगर आप किसी गुरुद्वारे में गए हो या किसी मंदिर में गए हो, तो उसका अंदर डेटी दिखाओ, उसका जो यात्रु आए हैं या जो डिवोटीज आए हैं उनको दिखाओ। आप सिक्योरिटी पे फोकस क्यों कर रहे हैं? ये सारे क्वेश्चनेबल मुद्दे हैं जो इंटरोगेशन में पूछताछ होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ एनआईए पूरी तरह से ये सब की जांच करेगी और ये सब मुद्दे बाहर आए, ये निकलने चाहिए। सर, एक तो जो करतारपुर कॉरिडोर है जहां पर ये गई है, कई बार गई है, वहां से होते हुए पाकिस्तान गई है। एक आपको याद होगा पंजाब से एक और लड़का पकड़ा गया, देवेंद्र सिंह ढिल्लन शायद उसका नाम है, वो भी करतारपुर गया था, वहीं पर उसको पकड़ा गया, हनी ट्रैप वहां से हुआ। तो क्या ये करतारपुर कॉरिडोर जो है इसको बंद नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसका मतलब साफ है कि वहां पर जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं, जितने भी युवा आ रहे हैं, वो आईएसआई के टारगेट पर है। अंजू जी, जब आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब करतारपुर कॉरिडोर खोला था, तो मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और सिद्धू फॉरेन मिनिस्टर थे, जो पाकिस्तान के, मैं भूल गया उनका, इमरान खान की पार्टी के। और उन्होंने वहां अपनी पार्लियामेंट में बोला था कि ये हमारा गुगली है, इमरान खान की गुगली है। क्या मतलब? गुगली ये है कि हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आया। गुगली का क्या मतलब होता है? वो बॉल जो बैट्समैन को समझ नहीं आए। गुगली जो मारता है ना बॉलर, खासकर स्पिन बॉलर मारता है गुगली, तो ये गुगली का, उस वक्त हम सब ने यही मतलब समझा था कि ये इसके कहने का मतलब शाह महमूद कुरैशी, वो फॉरेन मिनिस्टर था, ये उसका स्टेटमेंट है। आप देखिए, आप टीवी, आप उसमें गूगल में करना, उसका ये स्टेटमेंट है कि ये इमरान खान की गुगली है। तो इन्होंने खोला ही करतारपुर साहब इसीलिए, ताकि आपके लोग जाएं, शॉर्टेस्ट रूट है, आप पाकिस्तान जाओ, वहां वो सिखों के भले के लिए नहीं खोला है, वो बेसिकली खालिस्तानियों के लिए खोला है, बेसिकली ऐसे लोगों को हनी ट्रैप करने के लिए खोला है, आपको एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए, आईएसआई के लिए खोला है, जो ताकि देश के लोगों को, जो यहाँ से सरदार या मोने जाएंगे, उनको फंसाया जाए, उनको किसी चक्कर में डाला जाए। जिस तरह ज्योति होता है, ये तो पता नहीं अपनी मर्जी से पैसे में फंसी है, मुझे नहीं मालूम, या इमोशनल उसमें आ गई है, आई डोंट नो द रियलिटी, बट वो तो कुछ भी यूज करेंगे। मैंने पहले भी कहा था आपकी शो पे, वो इंडिया को डैमेज करने के लिए कुछ भी करें, क्योंकि जिस आर्मी का और आईएसआई का अगर माटो ही जिहाद है,
वो कुछ भी करेगा, वो आपको बर्बाद करने के लिए कुछ भी करेगा। वो वही इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान की एम्बेसी, और ये आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इस कॉरिडोर को बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा ना, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसको भी बंद करना चाहिए। ये इन्होंने ये डैन बना हुआ है ये सारी इन चीजों। सर, और एक चीज और है जो कि आप ये देखें कि ये राजस्थान के बॉर्डर पर भी गई थी, ये पंजाब में अटारी बॉर्डर पर जाकर शूट करती है, ये चाइना जाती है सर। मतलब आप सोचिए कि बेरोक टोक के कहीं पर भी जाकर वीडियो बना रही है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि ये जो राजस्थान में आखिरी रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान के साथ वहां हमारी तक सीमा जहाँ लगे, वहां तक गई है, और जबकि वहां जाना अलाउड नहीं है। तो ये कैसे, क्या ये, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंसर थी, इसके नाते फायदा उठाकर कहीं भी घुस जाती थी और किसी को समझ नहीं आता था कि इसका मकसद क्या है। मुझे लगता है इसीलिए इसको रिक्रूट किया गया, ताकि इस तरह के उन स्टेशनों पे भी जाकर वीडियो बनाए, क्योंकि मीडिया को एक्सेस जनरली लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि मीडिया वाली है तो अलाउ कर देते हैं। तो इसका फायदा आईएसआई यूज करती है। लास्ट स्टेशन जहाँ किसी को अलाउड नहीं है, अगर इसको एक्सेस मिली है, इज बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड मीडिया। तो हालांकि वो गलत है जिसने भी किया, लेकिन मुझे लगता है आईएसआई ने इसको रिक्रूट इसीलिए किया। अटारी तो चलो कोई भी जा सकता है, और मैंने सुना ये तो बांग्लादेश के लिए भी प्लान कर रही थी, वहां कोई मीटिंग भी फिक्स की थी। चाइना, जो आपने कहा चाइना, मैं इसका वीडियो देख रहा था, चाइना में किसी ने डाला था ट्विटर पे, लुक द वे, मतलब कैसे हिंदुस्तान की बदनामी करा रही है, जिस तरह से उस चीनी के साथ बिहेव कर रही थी, बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखना ट्विटर पे, तो वहाँ उनकी ट्रेन में ट्रेवल कर रही है, बुलेट ट्रेन पे। तो इस तरह जो ये जो है बांग्लादेश में इसने कोई मीटिंग फिक्स की थी, इसका नेक्स्ट विजिट बांग्लादेश था। वहां भी आईएसआई आजकल कंट्रोल करती है बहुत सारा। हो सकता है कोई वहाँ मॉड्यूल बनाने के लिए हो, आई डोंट नो। ये सारी इंटरोगेशन में निकलने चाहिए। तो सर, एक तो ये खुद भी पूछताछ में स्वीकार कर रही है कि आईएसआई के लिए काम करती थी, तो ये तो मानकर चला जा सकता है कि रोज रोज जो नए खुलासे हो रहे हैं उसके चलते इसकी दिक्कतें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन फिर इसके पीछे भी आईएसआई है सर। आपको लगता है कि इसके लिए भी एक बड़ा सा वकील हायर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, मुझे कोई डाउट नहीं। और ये सारे जो आपके नौ लोग हैं, इनके लिए आप देखिए कुछ दिनों के बाद आप सुनेंगे कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील हायर होंगे, मनु सिंघवी साहब होंगे, और बड़े बड़े लोग। मैं सबके नाम नहीं जानता, इन दो बड़े प्रोमिनेंट हमारे लीडिंग लॉयर हैं, इनके नाम हम जानते हैं, सभी जानते हैं। बहुत सारे और भी हैं। तो बिल्कुल यही इकोसिस्टम हायर करेगा और इनका केस लड़ेगा, और जल्दी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी। सर, आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे खेल में कोई राजनीतिक शय भी हो सकती है, कुछ और बड़े लोगों के नाम भी हो सकते हैं, या अकेले एक यूट्यूबर होने के नाते ये अकेले धड़ल्ले से खेल खेल रही थी? मुझे नहीं लगता राजनीति का अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आगे क्या निकलेगा वो तो इंटरोगेशन के बाद पता चलेगा। बट अभी तक तो यही लग रहा है कि इन्हीं का नेटवर्क सारा जो फैला हुआ था। ये जो मलेर कोटला की वो जो लेडी थी, उसने पहले शुरू किया, मुस्लिम लेडी, क्या नाम था उसका? गजाला। गजाला। उसके बाद ये सारे नू जो गांव है, वो भी बदनाम गांव है जहां से एक लड़का निकला। ये सारे पूरा नेटवर्क जो है ये बहुत खुलासे करेगा और सेंसेशनल रहेंगे। आप आगे आगे देखना क्या क्या होता है। बिल्कुल सर, अभी तो 17-18 नाम ही सामने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में कहाँ कहाँ इनका जाल बिछा हुआ है उसका खुलासा भी होगा। सर, आपने समय निकालकर इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।